हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मटपाल क्लासेस। माई सेल्फ हरीश चंद्र मटपाल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास बिजनेस स्टडी का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, जिसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जितना भी काम है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, उसमें हम उनको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, एक ऑर्डर से अरेंज करते हैं सीक्वेंस में। इसमें ये निश्चित किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में कि हर आदमी अगर जानता है कि उसे क्या काम करना है, तो इसका मतलब है कि हमने जो है लोगों को ऑर्गेनाइज किया है, उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज किया है। उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजिंग है ये मदद करता है समय, मनी और लोगों को एक बेस्ट तरीके से यूज करने में। कोई भी कंपनी अगर पैसा, मनी और लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहता है तो उसमें भी ये बड़ा ही हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, क्या क्या तरीके हैं जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में किए जाते हैं। पहला काम है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। बच्चों, पहले जो मैनेजर है वो ये देखता है कि क्या काम, किस काम की ज़रूरत है, क्या काम करना है। उसके बाद जो टोटल वर्क है, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्या काम करना है, तो जो भी सारा का सारा काम है उसे छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे जॉब में बांटा जाता है। उसके बाद ऐसा करने से क्या मदद मिलती है? ऐसा करने से जो वर्क है वो रिपीट नहीं होता और इसमें ये निश्चित हो जाता है कि कोई भी आदमी, उसके ऊपर कोई ओवरलोडेड तो नहीं है, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं है। इससे पता चल जाता है कि किसी भी आदमी के ऊपर ज़्यादा काम तो नहीं है, क्योंकि वर्क को आपने डिवाइड कर दिया है तो ओवरलोडेड नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, एक पिज़्ज़ा शॉप है, वहाँ पे जितना भी टास्क है, जैसे ऑर्डर लेना है, पिज़्ज़ा बनाना है और उसके बाद पिज़्ज़ा डिलीवर करना है, ये सारा काम जो है डिफरेंट लोगों के बीच में उनको बांट दिया जाता है। फिर है ग्रुपिंग द जॉब, जिसमें जो भी जॉब है उसके ग्रुप बनाए जाते हैं, एक प्रकार से डिपार्टमेंट बनाया जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशंस। जब हमने काम को डिवाइड कर दिया है तो एक जैसे जो काम हैं उनके ग्रुप बनाए जाते हैं टुगेदर और एक डिपार्टमेंट को फॉर्म किया जाता है। इससे मदद मिलती है बेटर कोऑर्डिनेशन में और काम को सही से करने में। तो यहाँ पे जो ग्रुप हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, वो दो प्रकार के कॉमन तरीके हैं जिससे हम डिपार्टमेंट बनाते हैं। एक है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें फंक्शन के आधार पे, वर्क के आधार पे ग्रुप बनाया जाता है। और जैसे एग्जांपल है कि जैसे सेल्स वर्क है, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। प्रोडक्शन काम करने वाले जो हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। तो वर्क के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, तो ये फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है। दूसरा डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, एक कंपनी में, एक फर्म में कई प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, उनके बेसिस पे जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उसे कहते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोडक्ट के बेसिस पे एक कंपनी जो है कॉस्मेटिक भी बनाती है, कपड़ा, टेक्सटाइल भी और मेडिसिन भी बनाती है। तो इसमें कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अलग हो गया, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अलग हो गया, मेडिसिन डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाया तो ये कहलाएगा डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। और जो काम कर रहे हैं वर्कर, और जो वर्क है, जो फंक्शन है, उसके बेसिस पे ग्रुप बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। बच्चों, तीसरा जो स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का वो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इसमें अब जो वर्क है, हर डिपार्टमेंट में जो वर्क है वो दिया जाता है राइट पर्सन को। जैसे जो आदमी के पास जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटी है, उसके बेसिस पे उसको काम दिया जाता है। और हर पर्सन को एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि उसका जॉब क्या है क्लियरली। तो जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा जाता है कि उसका काम, उसे क्या काम करना है और कौन सा उसका काम नहीं है। व्हाट देयर वर्क इज, ये सब लिखा जाता है कि उनका काम क्या है और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या उनकी जिम्मेदारी है। एग्जांपल, एक जो ट्रेंड शेफ है उसे एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उसे पिज़्ज़ा बनाना है, पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं करना है, लिख के दिया जाता है उसमें।
तो उसे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ कहते हैं। चौथा है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। बच्चों, इस स्टेप में ये ऑर्गेनाइजिंग का एक तरीका है। इसमें जो है ये डिसाइड किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको बताएगा काम के बारे में। ऑल्सो इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पावर दी जाती हैं, इसलिए जो है वो अपने जॉब को प्रॉपरली कर सकते हैं। ताकि वो अपने जॉब को प्रॉपरली करें, एम्प्लॉयज़ को भी कुछ अथॉरिटी दी जाती हैं, कुछ पावर दी जाती हैं। इससे एक जो चेन ऑफ कमांड है कि कौन किसको कमांड देगा वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि इस वाले स्टेप में ये बताया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट किसको करना है। तो चेन ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल, टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है, पावर, और जो लोअर लेवल के मैनेजर हैं, वर्कर हैं, उनके पास थोड़ी पावर कम होती है। एग्जांपल, एक डिलीवरी बॉय है, वो डिलीवरी सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करेगा और डिलीवरी सुपरवाइज़र जो है मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो ये चेन ऑफ कमांड का ये एक ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें हमें बताना है कि मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजिंग की क्या इम्पोर्टेंसी है, उसको एक्सप्लेन करना है। पहला जो इम्पोर्टेंसी ये है कि ऑर्गेनाइजिंग करने से, अगर हम मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो उससे एक स्पेशलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो मिलता है। वर्क को छोटे छोटे टास्क में बांटा जाता है। हर पर्सन जो है वही काम करता है जो जिसमें वो स्किल्ड है और जो उसके पास एक्सपीरियंस है। ये इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, काम जल्दी जल्दी होता है और काम बढ़िया होता है। तो काम की क्वालिटी और काम का जल्दी होना, ये सब चीज़ें इंक्रीज होती हैं अगर हम मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो ये बेनिफिट है। नंबर 2, रोल क्लियरिटी। बच्चों, इसका मतलब है एवरी पर्सन, हर आदमी जानता है कि उनकी जो ड्यूटीज़ है, जो उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, वो क्लियरली जानता है। ऑर्गेनाइजिंग अगर किया हुआ होगा तो हर आदमी जानता है कि उसे क्या काम करना है। और जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन फॉर्म में हर वर्कर को दिया जाता है कि उसका काम क्या है, क्या काम उसको करना है। और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता कि कौन आदमी क्या काम करेगा, इसका कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्योंकि आपने मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग किया है तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि हर क्लियरिटी होगी कि किसका क्या जॉब है। ये ऑर्गेनाइजिंग से ही पॉसिबल है। उसके बाद तीसरा, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग करते समय वर्कर मैनेजर, उनके जो रिलेशनशिप है वो भी क्लियर है, किसके क्या अथॉरिटी है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसमें हर कोई जानता है कि किससे ऑर्डर लेना है और किसको ऑर्डर देना है, ये सब जानते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें करने से एक स्मूथ वर्क फ्लो में बहुत ही हेल्प मिलता है, बढ़िया काम करने में। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों, जब क्लियर जॉब रोल होता है कि किसको क्या काम करना है तो उससे कन्फ्यूजन कम हो जाती है और डुप्लीकेशन कम हो जाता है। कि जो आदमी है, जो एक आदमी एक ही काम करेगा, डुप्लीकेशन नहीं होता उसमें, रिपीट जो है। और वर्क भी एक सिस्टमेटिक हो जाता है और डिसिप्लिन में काम होता है। और काम को और लोगों को मैनेज करना भी मैनेजर के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर ऑर्गेनाइजिंग है तो एडमिनिस्ट्रेशन काम करने का तरीका भी बड़ा इफ़ेक्टिव होगा। उसके बाद 5वां जो है इम्पोर्टेंसी, एडेप्टेशंस टू चेंज। बच्चों, जो बिज़नेस का स्ट्रक्चर है ना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। बिज़नेस का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजिंग जो है इंटरप्राइजेज को, किसी भी फर्म को फ्लेक्सिबल बनाता है और मदद करता है कि जो भी इन्वायरमेंट और मार्केट में चेंजिंग आई है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को चेंज करने में ऑर्गेनाइजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 6, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग के वजह से जो मैनेजर जो है जब जूनियर को रूटीन वर्क देता है तो ये ऑर्गेनाइजिंग है कि काम देना, काम असाइन करना। तो उस जब मैनेजर जो है जूनियर को रूटीन काम देता है तो जूनियर सीखता है और उसको जो है एक एक्सपीरियंस गेन होता है। उसी तरीके से मैनेजर जो है अपने प्लानिंग में भी फोकस करता है और इम्प्रूवमेंट कैसे जो है फर्म को इम्प्रूव करना है उसमें फोकस करता है ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंसी जो है ऑर्गेनाइजिंग की वो ये है कि एक्सपेंशन। ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से फर्म एक्सपेंड होती है, उसका साइज बड़ा होता है, ग्रोथ होता है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसमें हर चीज़ एक प्रॉपर ऑर्डर में की जा रही है, तो उससे वो बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है अगर वहाँ पे हर चीज़ एक मैनर और एक अरेंज मैनर में है। नए जॉब और डिपार्टमेंट जो है वो और ऐड किए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट में। बिजनेस
एक नए एरिया में एंटर कर सकता है और प्रोडक्शन की जो रेंज है, प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये दिखाता है कि कौन क्या काम करेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा कंपनी में। तो जब ये पता रहता है कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब पूरा एक कंपनी जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन तरीके से काम कर रही है। ये हेल्प करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं वो मदद करते हैं काम को बढ़िया करने में। हर किसी का रोल क्लियर होता है, किस वर्कर को क्या काम करना है। गुड कम्युनिकेशन, सभी वर्कर के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होता है, मैसेज इजीली पास होते हैं और कंट्रोल भी बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे ये पता चलता है कि लोगों का क्या रोल है, क्या उनकी जिम्मेदारी हैं और कैसे जो है सभी लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं। एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें वर्क के बेसिस पे जो है पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ग्रुप बनाए जाते हैं। दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसमें जो प्रोडक्ट हैं उनके बेसिस पे ग्रुप और डिपार्टमेंट बनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे स्पैन का मतलब है टाइम। बच्चों इसका मतलब है कि कितने लोग, एक मैनेजर कितने लोगों को हैंडल कर सकता है और कितने लोगों से काम करवा सकता है, उसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यदि एक मैनेजर बहुत सारे लोगों को हैंडल कर सकता है तो इसे कहा जाता है वाइड स्पैन। यदि एक मैनेजर कुछ ही लोगों को हैंडल करता है तो इसे कहा जाता है नैरो स्पैन। ये मदद करता है डिसाइड करने में कि एक कंपनी में कितने मैनेजर्स की ज़रूरत है, कितने लेवल पे, कितने लेयर में मैनेजर चाहिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें हमें बताना है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 2 होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। अब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर की, उसका मीनिंग बताना है, कहाँ पे सूटेबल है ये स्ट्रक्चर, कहाँ पे इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर एक टाइप का, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ वर्क के ग्रुप बनाए जाते हैं। एक जैसा काम करने वाले जो लोग हैं उनके डिपार्टमेंट, और उनको एक साथ लाके एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सारे वर्क जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहा जाएगा। जितने भी लोग प्रोडक्शन से रिलेटेड लोग हैं उनका एक अलग ग्रुप बन गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दूसरा है जो लोग सेल्स कर रहे हैं, सारे लोग जो सेल्स से रिलेटेड हैं, भाई एक जगह प्रोडक्ट बन रहा है एक, और फिर दूसरा डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो वो सारा का सारा सेल्स डिपार्टमेंट होता है। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस जो पैसे से रिलेटेड सारी एंट्री करता है, एचआर जो वर्कर हैं उन्हें रखते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, और हर किसी का अपना खुद का डिपार्टमेंट है और अपने तरीके से काम करते हैं। अब ये जो है फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है, इसकी सूटेबिलिटी क्या है, इसका यूज कब किया जाता है। फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है वो कंपनीज के लिए बेस्ट है। कब बेस्ट है? जब एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता हो किसी कंपनी में, और कंपनी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाती है, या कंपनी का जो है बहुत बड़ी कंपनी है, और जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना हो, और जब एक स्पेशलाइज्ड वर्क की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ के लिए एक स्पेशल वर्क की ज़रूरत हो, तब जाके हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अब जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसके एडवांटेज क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट्स है स्पेशलाइजेशन। तो बच्चों वर्क जो है फंक्शन काम के बेसिस पे, सेल्स मार्केटिंग इसके बेसिस पे काम बांटा जाता है, काम दिया जाता है। इसलिए जो वर्कर्स हैं वो एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने एरिया में, और बहुत बढ़िया तरीके से मोर एफिशिएंटली वो काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक डिपार्टमेंट के अंदर एक जैसा काम किया जाता है
और जब कोई पर्सन बार बार एक जैसा काम करता है तो वो एक्सपर्ट हो जाता है अपने काम में, अपने एरिया में। दूसरा इसका जो एडवांटेज है, बेटर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, काम जो है बहुत जल्दी होना, काम जल्दी जल्दी, नॉट डिले इन वर्क। मैनेजर जो है बहुत सारे काम, सिमिलर काम डेली करता है, बहुत सारे काम हैं जो उसे डेली करने होते हैं। ये जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इससे प्रॉफिट बढ़ता है कंपनी का, स्किलनेस बढ़ती है, ठीक है, और इजी कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। तो बच्चों, जो लोग हैं वो जब एक जैसा काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो सभी के बीच में आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी सेटअप हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है। इससे इंटरनल कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल हो जाता है जब डिपार्टमेंट फंक्शन के बेसिस पे बनाए जाते हैं। और इजी ट्रेनिंग, जब आपने डिपार्टमेंट बनाए हैं वर्क के बेसिस पे, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो एक ही टाइप का जो स्किल है, एक डिपार्टमेंट में अगर सेल्स डिपार्टमेंट में है तो उनको सेल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड दी जाती हैं। जो ट्रेनिंग है बहुत आसान हो जाती है देनी, और बहुत जल्दी जल्दी जो है ट्रेनिंग दी जाती हैं। फिर है डिसएडवांटेज, क्या प्रॉब्लम्स हैं बच्चों? हार्ड टू अचीव ओवरऑल गोल्स। कंपनी का जो पूरा गोल है उसको अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर डिपार्टमेंट अपने खुद के काम में फोकस करता है, और वो जो है पूरी कंपनी का जो गोल है उसको जो है इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। नॉट फ्लेक्सिबल, चेंज नहीं किया जा सकता। जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ट्रेनिंग दी गई है एक ही डिपार्टमेंट की केवल, जो सेल्स डिपार्टमेंट में है उसको सेल्स का ट्रेनिंग दिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए अब वो जो है दूसरे डिपार्टमेंट में ईजिली शिफ्ट नहीं किए जा सकते। बात करेंगे तीसरा डिसएडवांटेज, कभी कभी जो है डिपार्टमेंट जो होते हैं डिफरेंट, उनके बीच में भी काफ़ी डिस्प्यूट हो जाता है। कभी कभी डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे से एग्री नहीं करते, और इसकी वजह से जो है टेंशन और आर्गूमेंट क्रिएट होती हैं। कोऑर्डिनेशन बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है पूरे डिपार्टमेंट के अंदर मैसेज पास करना। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटों के बीच में बहुत टाइम लेता है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और मैसेज पास करना ये बड़ा मुश्किल ही काम हो जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, कि बताओ जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसका मीनिंग क्या है, कहाँ पे वो सुटेबल है, क्या उसके एडवांटेज हैं, और व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर। तो बच्चों, बात करेंगे सबसे पहले मीनिंग की, कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहां कंपनी को डिवाइड किया जाता है प्रोडक्ट के बेसिस पे, या रीजन, अलग अलग एरिया, ब्रांचेज, और कस्टमर के बेसिस पे, क्योंकि हर मार्केट में जो कस्टमर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसके बेसिस पे आपने डिपार्टमेंट बनाए। हर डिवीज़न का अपना खुद का डिपार्टमेंट होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सभी का जितने डिवीज़न आपने किए हैं, जितने प्रोडक्ट हैं, उन सब का ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी सपोज करो 3 अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, मोबाइल बनाती है, क्लॉथ और फूड, तो ये 3 डिवीज़न हो गए। एक कंपनी में 3 डिवीज़न है क्योंकि कंपनी ने 3 प्रोडक्ट बनाने हैं। अब हर डिवीज़न में जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है वो अलग अलग होगा, इट्स ऑन मार्केटिंग टीम। अब हर किसी की मार्केटिंग टीम अलग है, मोबाइल जो बेच रहे हैं उनकी टीम बिल्कुल अलग है, क्लॉथ, कपड़ा बेचने वाले जो मार्केटिंग है उनका टीम अलग है, और इनका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो भी अलग है। अब एक ही कंपनी है, ABC कंपनी, वो 3 प्रोडक्ट बनाती है, तो इनका जो प्रोडक्शन जहाँ पे होगा वो भी प्रोडक्शन यूनिट भी, डिपार्टमेंट भी, तीनों का अलग अलग होगा, और इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अलग अलग है। तो इसका मतलब है रिपीटेशन शुरू हो गया है। सेल्स डिपार्टमेंट हर किसी में होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हर किसी में होगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी तीनों में होगा, तो फाइनेंस भी रिपीट हो रहा है, सेल्स भी रिपीट हो रहा है। बात करेंगे सूटेबिलिटी, कि इसका जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, डिविजनल डिपार्टमेंट है, ग्रुपिंग है, वो कब सही है। डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ट है भाई, सही है जब कंपनी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, एक बड़ी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, कंपनीज एक्सपेंड होना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, और जो बिज़नेस है उसमें डिविजनल लेवल पे जो है ज़रूरत है कि क्विक डिसीजन, आप चाहते हो कि हर डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट जल्दी डिसीजन ले, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जल्दी डिसीजन ले, तो ये उस समय भी बेस्ट है।
एडवांटेज बेनिफिट प्रोडक्ट वाइज अकाउंटेबिलिटी। बच्चों इसमें प्रोडक्ट के बेसिस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर डिवीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रॉफिट लॉस को बताए। ईजी टू ट्रैक, और फिर बहुत आसान होता है कि हर किसी डिपार्टमेंट, हर किसी डिवीज़न के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, पता लगाना कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा, ये पता लगाना भी बड़ा आसान होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में। क्विक डिसीजन मेकिंग, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जो डिसीजन है वो डिवीज़न के अंदर लिए जाते हैं। जो डिवीज़न बने हुए हैं, प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट हैं तो उनके डिवीज़न भी अलग अलग हैं। कोई टॉप लेवल की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती कि आपको जो है टॉप मैनेजमेंट से पूछोगे तब जाके आप डिसीजन लोगे। इजी एक्सपेंशन, कोई प्रोडक्शन बढ़ाना, फर्म के साइज़ को बढ़ाना, ग्रो करना बड़ा आसान होता है। कैन बी एडिट ईजिली, जो है कोई नया प्रोडक्ट आप इजीली लॉन्च कर सकते हो, कहीं नए रीजन में आप जाकर बिजनेस कर सकते हो। फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और एरिया। बच्चों हर डिवीज़न फुल्ली फोकस करता है अपने खुद के प्रोडक्ट पे, अपने खुद के कस्टमर पे, इन पे फोकस करते हैं लोग। बात करेंगे डिसएडवांटेज की, प्रॉब्लम्स। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, देखो हर डिवीज़न में, हर प्रोडक्ट के डिवीज़न में सेल्स डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे सेल्स एक ही कंपनी में जितने प्रोडक्ट हैं उतने डिपार्टमेंट हो गए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट उतनी हो गई, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। हर डिवीज़न का अपना डिपार्टमेंट है। जो रिपीटिशंस को सिमिलर वर्क है ना, जैसे बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है, तो उसके सेल्स डिपार्टमेंट, अगर कंपनी में 3 प्रोडक्ट हैं तो 3 डिपार्टमेंट बन गए। एग्जाम्पल, सेपरेट एचआर होगा। एचआर एक डिपार्टमेंट होता है जो एम्प्लॉयज़ को जो है जॉब देता है और लोगों को जो कंपनी है उसमें वर्करों को हायर करके देता है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी। अब एचआर डिपार्टमेंट जो है मोबाइल कंपनी का भी है, क्लॉथ कंपनी का भी है, जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उतनी कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई, हायर कॉस्ट। रिपीटिंग डिपार्टमेंट हो रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हर किसी में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हर किसी में, तो उससे कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और कभी कभी जो डिवीजन्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। डिवीज़न जो है हो सकता है आपस में compete करें या एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ना करें, और कभी कभी जो रिसोर्सेज हैं उनका मिस यूज़ होता है। इफ़ डिवीज़न डोंट कोऑर्डिनेट, यदि सारे डिवीज़न मिलके काम नहीं करते तो इससे जो है समय और मनी की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। अब बेटा हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस करेंगे कि जो हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़े हैं उनके बीच में एक डिफरेंस को पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले पॉइंट्स जो है बेसिस पे, फिर फंक्शनल, और फिर है डिविजनल स्ट्रक्चर। बात करेंगे पहला पॉइंट, फोकस। फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है वो फोकस करता है हर आदमी जो एक ही टाइप के काम में एक्सपर्ट हैं, तो एक ही टाइप का काम जितने भी लोग कर रहे हैं उस पर फोकस करता है। डिविजनल जो है एवरी पर्सन वर्क फॉर वन प्रोडक्ट, और एक ही प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं हर आदमी, और वो एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। उसके बाद कैसे जो है ये बनते हैं, कंपनी को इसमें वर्क के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। एक टीम जो है सेल्स के लिए है, दूसरा अकाउंट्स के लिए, और एक प्रोडक्शंस के लिए, तो काम के आधार पे कंपनी जो है डिविजनल स्ट्रक्चर में जो डिपार्टमेंट बनते हैं वो प्रोडक्ट के आधार पे बांटे जाते हैं। एक टीम मोबाइल बनाएगी, दूसरी टीम जूता, और तीसरी टीम क्लॉथ्स, इसके बेसिस पे। फिर दोबारा से देखते हैं तीसरा, मैनेजर की ग्रोथ। ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है इसमें मैनेजर जो है एक ही फंक्शन पे काम कर सकता है, तो फिर दूसरी चीज़ों को सीखना ये बड़ा हार्ड होता है, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर है तो उसको सेल्स का ही नॉलेज है, प्रोडक्शंस का नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज़, मैनेजर जो है बहुत सारे जॉब को हैंडल करता है अपने प्रोडक्ट की लाइन में, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है और ग्रो करता है बहुत तेज़ी से। फिर है मनी। अगर हम बात करें, फंक्शनल स्ट्रक्चर सस्ता है क्योंकि इसमें रिपीट नहीं होता, हर डिपार्टमेंट एक ही होता है। सेम टीम जो है, सेल्स डिपार्टमेंट सब एक ही होगा पूरी कंपनी के लिए। बट जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें हर जो प्रोडक्ट टीम है उसकी अपना स्टाफ होगा। बेशक वो सेम टाइप का वर्क करें फिर भी उनका स्टाफ अलग अलग होगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसमें जो है बड़ा मुश्किल होता है कि क्या डिपार्टमेंट किसने क्या गलती करी, यदि कोई मिस्टेक हुआ है तो किसका कौन रिस्पॉन्सिबल है। बट जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसमें बड़ा आसान है ये पता लगाना कि जो गलती हुई है किस डिपार्टमेंट से हुई है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, कि व्हाट इज मेंट बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपने बताने। तो बच्चों यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में बांटा है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। बात करते हैं कि सबसे पहले कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है।
बच्चों, एक फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा सिस्टम है जो बॉस के द्वारा, कंपनी के द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जिसमें काम को एक प्लानिंग से और एक प्रॉपर तरीके से काम करवाया जाता है। तो जब बॉस काम करवाता है, कंपनी काम करवाती है अपने अकॉर्डिंग, तो उसको कहा जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एवरीवन हैज़ ए फिक्स्ड जॉब, हर किसी का जॉब जो है फिक्स है, जो कंपनी ने फिक्स किया है। फॉर्मल में एम्प्लॉयज अपने मन से कोई काम नहीं करता है। उसके बाद एवरीवन, हर कोई जानता है कि उनका बॉस कौन है, किसके अकॉर्डिंग उनको काम करना है। उसके बाद एवरीवन, हर कोई जो है, जो भी कंपनी ने रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करके अपने जॉब को करते हैं, जो भी कंपनी ने रूल्स बनाए हैं। बच्चों, अब ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं? पहला फीचर्स है कि इसमें जो भी प्लानिंग है वो मैनेजमेंट के द्वारा प्लानिंग की जाती है। वर्कर अपने मन से कोई प्लानिंग नहीं करता। ये नेचुरल नहीं है और इनफॉर्मल नहीं है। ये कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं और एक प्रॉपर प्लानिंग में, फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपनी के द्वारा होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। और कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। जो मेन एम है वो है कि कंपनी का जो टारगेट है उसे अचीव किया जाए। जैसे कंपनी का टारगेट है सेल्स बढ़ाना है, कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस देनी है और कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। तो ये कंपनी की जो गोल्स हैं इनको अचीव किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से। फिक्स्ड अथॉरिटी, इसमें किसकी क्या पावर है वो कंपनी पहले से ही फिक्स करती है। एवरी पर्सन नो, हर कोई जानता है कि व्हाट दे हैव टू डू, उन्हें क्या काम करना है। व्हाट डिसीजन दे कैन टेक, क्या क्या डिसीजन वो ले सकते हैं, क्या क्या उनकी अथॉरिटी है, क्या उनकी पावर है और किसको उन्हें रिपोर्ट करना है। फिर चौथा इसका फीचर्स है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन होता है। उसमें वर्कर डायरेक्टली जो है मैनेजर को रिपोर्ट नहीं कर सकता। बीच में बहुत सारे जो है चेन ऑफ कमांड होती हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन और जो ऑर्डर हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं। टॉप से बॉटम की तरफ ऑर्डर जाएगा। जैसे बॉस ने ऑर्डर दिया मैनेजर को, मैनेजर ने ऑर्डर दिया वर्कर को, फिर हर कोई जो है इस चेन को फॉलो करेगा, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये कहलाएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं? एक सिस्टमेटिक वर्किंग है, इसमें हर काम एक सिस्टम से हो रहा है और एक प्लानिंग से हो रहा है। गुड कोऑर्डिनेशन, सभी के बीच में एक अच्छा तालमेल है। डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे मार्केटिंग है, अकाउंट्स है, सब मिलकर प्रॉपरली एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर काम करते हैं। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। हेल्प रीच गोल्स, ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हर कोई अपना जो जॉब है वो जानता है। तो कंपनी अपना ईजली, जब उसके वर्कर जानते हैं कि कंपनी का गोल क्या है, तो कंपनी अपने गोल्स को ईजली अचीव कर सकती है। ये इसका एडवांटेज है। बात करेंगे डिसएडवांटेज की, कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नियमों से सारे काम किए जाते हैं और कंपनी ने जो नियम बनाए हैं उसी से वर्कर काम करता है। इसके डिसएडवांटेज, स्लो एक्शन, वर्क जो है बहुत स्लो हो सकता है क्योंकि जो ऑर्डर हैं वो स्टेप बाय स्टेप आने, एक चेन से आने, तो उसमें डिले हो सकता है। ओनली वर्क फोकस, इसमें हर बंदा काम पे फोकस करता है। इसमें ह्यूमन की फीलिंग्स, आपस में फ्रेंडली नेचर, ये सब को इग्नोर करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेस इम्पोर्टेंसी टू न्यू आइडियाज, कोई वर्कर अगर अपना कोई बिजनेस का आइडिया देना चाहता है, तो कोई वर्कर के पास एक क्रिएटिव आइडिया है तो इसमें उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि उसको, हर किसी को कंपनी के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करने हैं। एग्जांपल इमेजिन करो, एक स्कूल है, प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया टीचर को, और बच्चों फिर टीचर ने जो है वो गाइड किया स्टूडेंट्स को। तो ये एक चेन जो है, कमांड की चेन चल रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इसमें नेचुरली जब एक सेम जगह पे बहुत सारे लोग काम करते हैं वर्क प्लेस पे, तो नेचुरली उनके बीच में आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है।
जो नेचुरली होता है। ये कोई बॉस के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, कंपनी के द्वारा कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई कौन किसके साथ जो है बात करेगा। ये जब लोग बात करते हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वो अपने आप ही दोस्त बन जाते हैं और दोस्त बन के फिर वो काम करते हैं। ये गिब्स इमोशनल सपोर्ट को बताता है ये। और वर्कर इससे जो है, जब वो दोस्त बन जाते हैं तो एक सपोर्ट मिलता है वर्कर को, और वो खुश होता है, तो कहीं ना कहीं काम के लिए ये भी एक मोटिवेशंस देता है उसको। बात करेंगे फीचर्स की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर, नेचुरली फॉर्म्ड। जो भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं वो नेचुरली बनते हैं, अपने आप ही बनते हैं, जब लोग बात करते हैं और एक दूसरे काम पर कनेक्टेड होते हैं। नॉट प्लान, ये मैनेजमेंट के द्वारा कोई प्लान नहीं होते, बॉस जो है इनको क्रिएट नहीं करता, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। नॉट फिक्स्ड रूल्स, इसमें कोई भी कंपनी के रूल्स फिक्स नहीं होते, इसमें कोई क्लियर जो है बॉस नहीं होता, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होते, लोग जो है फ्रीली बात करते हैं, फ्रेंड की तरह काम करते हैं। फोकस ऑन फीलिंग्स, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ये हेल्प करता है वर्कर की हैप्पी रहने में, सपोर्टेड रहने में, रिलैक्स रहने में। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें भी बिजनेस में हेल्प करती हैं। बात करेंगे एडवांटेज कि ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फास्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें तो आपको जो है कमांड टॉप टू बॉटम आनी नहीं है, आपस में सब फ्रेंड्स हो चुके हैं, ईजिली जो है मैसेज फैलते हैं क्विकली, क्योंकि लोग जो है डायरेक्टली बात करते हैं, कोई चेन नहीं है इसमें, बड़ा छोटा नहीं है। सोशल इमोशनल सपोर्ट मिलता है, जो लोग जो है मोटिवेटेड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कनेक्टेड हैं आपस में, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सपोर्टेड है, एक दूसरे को सपोर्ट दिया जा रहा है। डिसएडवांटेज, बैड थिंग्स, र्यूमर्स स्प्रेड, कभी कभी जो है गलत और फेक न्यूज़ जो है बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि सब एक दूसरे के दोस्त हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो जाती हैं। नॉट प्रॉपर सिस्टम, ये एक अनऑर्गेनाइज है, इसलिए जो है बड़े बड़े काम को प्रॉपरली करने में ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल नहीं है। ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, यदि ग्रुप मैनेजमेंट के अगेंस्ट हो जाएं, तो सभी लोग मिलकर जो दोस्त हैं वो एक नई चेंजिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक ऑफिस में 2 एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिपार्टमेंट से दोस्त बन गए हैं, अब दे हेल्प, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, लंच शेयर करते हैं, गिव एडवाइस देते हैं। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट ए प्लान्ड है, बट नेचुरल है, और वो एक दूसरे के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, हमें बताना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले। तो बात करेंगे, पहला पॉइंट जो है मीनिंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान सिस्टम होते हैं जहां हर कोई फिक्स काम करता है, हर किसी के पास फिक्स पावर होती है, हर किसी की ड्यूटीज फिक्स होती है। बट इनफॉर्मल में फ्रेंडशिप और सोशल रिलेशन बन जाते हैं नेचुरली, और एक वर्क प्लेस पे वो लोग काम करते हैं। ओरिजिन, ये कंपनी से आते हैं, कंपनी के रूल्स और प्लान से फॉर्मल बनता है, और ये कम फ्रॉम जब लोग बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो अपने आप ही वो एक फ्रेंड्स बन जाते हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अथॉरिटी पावर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें पावर जो है जॉब पोजीशन, जैसे मैनेजर, सुपरवाइजर, इनसे जो है पावर आती है, और इसमें जो पावर है कम फ्रॉम पर्सनैलिटी, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस, एक दूसरे को कौन कितना प्रभावित कर रहा है उसके हिसाब से पावर दी जाती है। और बिहेवियर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो कंपनी के रूल्स और कंपनी की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है फ्रीली एक दूसरे से बिहेव करते हैं, कोई फिक्स रूल्स इसमें नहीं होता है। फिर देखते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन थोड़ा स्लो होता है फॉर्मल में, क्योंकि हर किसी को अपने बॉस से पूछना होता है, तो इट विल टेक द टाइम। बट इनफॉर्मल में जो कम्युनिकेशन है वो फ्री होता है, कोई भी किसी से भी डायरेक्टली बात करके जो है सजेशन ले सकते हैं। नेचर, ये बड़ा रिजिड है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड है, बड़ा इजी नहीं है इनको चेंज करना, बट इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल है, इनको जो है ये इसमें जो भी नियम बने हैं आपस में, ये जो फ्रेंड्स की तरह बने हैं, तो उनको चेंज किया जा सकता है। लीडरशिप, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है वही लीडर होता है, बट इसमें जो ग्रुप है वो अपना एक लीडर जो है नेचुरली सिलेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, व्हाट इज मेंट बाय डेलीगेशंस। तो बच्चों हमें बताना है कि डेलीगेशंस क्या होता है। डेलीगेशन का मतलब है कि जब एक मैनेजर या एक बॉस अपना खुद का काम, जो उसका काम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर एक जूनियर को या एक एम्प्लॉयज़ को देता है, तो उसे हम कहते हैं डेलीगेशन, ताकि जो एम्प्लॉय है वो उस काम को करे मैनेजर के बिहाफ में। तो जो काम मैनेजर का है, यदि मैनेजर अपना काम थोड़ा
अपने जूनियर को या किसी एम्प्लॉय को देता है तो उसे हम कहते हैं डेलीगेशन। की पॉइंट्स अगर हम बात करें तो डेलीगेशन का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देना टू समवन और उन्हें आंसरेबल बनाना कि कैसे जो है वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए आंसरेबल कि वो आंसर देंगे कि कैसे जो है ये काम हुआ। उसके बाद ये हेल्प करता है, ऐसे करने से मैनेजर की मदद मिलती है काम को ज़्यादा क्वांटिटी में करने में, क्योंकि बिना डेलीगेशन के जो मैनेजर है वो एक लिमिटेड वर्क कर सकता है, क्योंकि सारा काम उसे ही करना है, वो किसी को अपना जो काम है वो किसी और को जो है असाइन नहीं दे सकता है। तो ऐसे में मैनेजर ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। डेलीगेशन जो है अलाउ करता है मैनेजर को कि फिर वो कुछ इम्पोर्टेंट जो टास्क हैं उन पे फोकस करे। इससे क्योंकि जो मैनेजर है उसने अपना काम अपने एम्प्लॉय को, अपने जूनियर को दिया है, तो अब जो मैनेजर है वो कोई दूसरा काम पे फोकस कर सकता है। और जब एम्प्लॉय को काम दिया गया है तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड हुआ है और उसने एक ट्रस्टेड फील किया है कि मैं बॉस ने उस पर ट्रस्ट किया है। ठीक है, तो ये इसके की पॉइंट्स हैं। उसके बाद डेलीगेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं, तीनों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और इसके फीचर्स बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है वो ड्यूटी जो किसी भी काम को, पर्टिकुलर काम है एक, उसको करने की, जो पहले से बता दिया गया है कोई टास्क जो है, तो बॉस के द्वारा जो काम दिया जाता है उस काम को, उस ड्यूटी को करने की जिम्मेदारी, उसे हम बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ द ऑब्लिगेशन, ये कर्तव्य है टू कंप्लीट द वर्क प्रॉपरली, जिसको भी काम दिया गया है कि वो काम को कंप्लीट करे, बढ़िया करे और टाइम पे करे। एग्जाम्पल, एक मैनेजर वर्कर को एक टास्क देता है कि वो सेल्स रिपोर्ट फ्राइडे तक रेडी रखे। अब इट इज़ द वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्कर की जिम्मेदारी है कि वो काम को कंप्लीट करे और टाइम पे जो भी रिपोर्ट है उसको सबमिट करे मैनेजर के पास। बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के फीचर्स की। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है किसी भी काम को प्रॉपर करने की ड्यूटी। जब एक बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को काम देता है तो ये एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी हो जाती है कि वो काम को करेक्टली और टाइम पे कंप्लीट करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नीचे से ऊपर की तरफ, एक पर्सन जो काम को करता है वो हमेशा आंसरेबल है उस पर्सन के जिसने वो काम उसको दिया है। तो जो भी नीचे लेवल का मैनेजमेंट है वो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को आंसर दें और रिपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल, एक क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑफिसर को बताए, ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेजर को बताए। इसी प्रकार से लोअर टू अपर की तरफ जो है ये चेंज चलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। व्हाट इज़ द मीन बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या होती है, इसके फीचर्स बताइए। बच्चों, अथॉरिटी का मतलब है पावर, वो अधिकार, डिसीजन लेने का राइट और ऑर्डर देने का राइट। किसी भी काम से रिलेटेड आप ऑर्डर दे सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, इन सब की पावर जो आपको दी गई है उसे हम यहाँ पे बोलेंगे अथॉरिटी। एग्जाम्पल, एक मैनेजर जो है वो डिसाइड कर सकता है कि काम जो है कैसे करवाना चाहिए और वो दूसरों को भी बता सकता है कि काम करते समय क्या फॉलो करें। की पॉइंट्स अगर हम बात करें तो एवरी एम्प्लॉय को ज़रूरत है कि उनके पास कुछ पावर होनी चाहिए ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करें। व्हेन मैनेजर्स, जब मैनेजर काम देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो वो उनको कुछ पावर भी देता है, कुछ अथॉरिटी भी देता है। फीचर्स ऑफ अथॉरिटी, राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू योर पोजीशन। जो ये अथॉरिटी है इसके फीचर्स ये हैं कि ये एक आपको राइट दे रहा है, कोई भी डिसीजन लेने का राइट दे रहा है जो भी तुम्हारी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग। कम्स फ्रॉम द सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स को लाती हैं। फ्लो, ये डाउनवर्ड से फ्रॉम बॉस टू वर्कर, पावर जो होती है हमेशा वो बॉस से वर्कर की तरफ जाती हैं। ठीक है, जो अथॉरिटी है, पावर है, डाउनवर्ड फ्लो करती हैं अपवर्ड से। मस्ट मैच द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो काम को बिना पावर के, अगर उसके पास कोई पावर नहीं है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वर्कर जो है किसी काम को कर पाएगा। तो ये फीचर्स हैं। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी क्या होती है और इसके फीचर्स बताइए। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबल।
जो भी काम आपने एक्सेप्ट किया है उस काम का रिजल्ट अब आपको रिपोर्ट देना है, आपको बताना है, ये आंसरेबल कि काम कैसा हुआ है। काम में अगर कोई गलती हुई है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो अकाउंटेबिलिटी, कौन जिम्मेदार रहेगा। एग्जाम्पल, यदि एक एम्प्लॉय को एक टास्क दिया जाता है और वो टास्क गलत हो जाता है तो वो उसे एक्सप्लेन करना है बॉस को, उसकी ये अकाउंटेबिलिटी है कि काम कैसे गलत हुआ है, वो अकाउंटेबिलिटी है उसकी। फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब है कि फाइनल जो रिजल्ट है उसके लिए जो आंसर है वो देना है बॉस को। ये किसी और को आप इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। अगर आपको काम दिया है तो आप ही बॉस को रिपोर्ट करोगे, आप कोई और आपके बिहाफ में रिपोर्ट नहीं कर सकता। ये अपवर्ड फ्लो होता है, जूनियर अकाउंटेबल होता है सीनियर के, तो जूनियर को आंसर देना होता है सीनियर को कि काम खराब कैसे हुआ है, क्या कैसे काम हुआ है। बॉस जो है उसके पास पावर है कि वो चेक करे और जो रिजल्ट आया है उसके क्वेश्चन अराइज करे जिसने भी वो काम किया है। हम बात करेंगे डिफरेंस कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इनमें क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग तीनों में जो है डिफरेंस। सबसे पहले मीनिंग, अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर, आपके पास अधिकार है ऑर्डर देने का और डिसीजन लेने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वो ड्यूटी है बेटा, जो आप लोगों को काम दिया गया है उस काम को कंप्लीट करना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम कंप्लीट हो। अकाउंटेबिलिटी, आपको अगर कोई काम खराब निकलता है या जो भी वर्क का रिजल्ट आया है उसका आंसर आपको देना है जब बॉस आपसे क्वेश्चन पूछेगा। डेलीगेशंस, अथॉरिटी एक डेलीगेशन है क्योंकि ये दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है, दूसरों को आप अथॉरिटी दे सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर मैनेजर अपना काम वर्कर को दे रहा है और काम खराब हुआ है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की है, वो इसको डेलीगेशन ये काम नहीं दे सकता है। नॉट यू हैव टू आंसर योर सेल्फ, आपको अगर खुद ही आपको बॉस को रिस्पॉन्सिबल देना पड़ेगा। अगर आपने किसी और से काम कराया, उसने ख़राब कर दिया है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी आप हो, ना कि वो है जिससे आपने काम करवाया है। ओरिजिन कम्स फ्रॉम पोजीशन, मैनेजर, प्रिंसिपल, इनकी जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से अथॉरिटी होती है, ये अथॉरिटी के बेसिस पे आते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो है अकाउंटेबिलिटी बनती है। उसके बाद अगला वाला डिफरेंस हम देखते हैं, फ्लो। जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड, बॉस से वर्कर की तरफ पावर जाती है, बॉस पावर देता है वर्कर को, ना कि वर्कर जो है बॉस को। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा वर्कर की जिम्मेदारी है कि वो बॉस, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वर्कर की है तो वो बॉस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। ये भी वर्कर से बॉस की तरफ अकाउंटेबिलिटी चलती है, अपवर्ड। एग्जाम्पल, मैनेजर जो है ऑर्डर दे रहा है स्टाफ को, कोई ना कोई स्टाफ जो है अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, स्टाफ जो है आंसर दे रहा है, यदि काम प्रॉपरली नहीं हुआ है तो उसका आंसर दे रहा है। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन 17 पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 8, बताइए व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन। जो ये डेलीगेशन जिसमें काम जो है शेयर किया जाता है, काम दिया जाता है, इसके इफेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, कोई 4-5 बताइए। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन का मतलब है गिविंग वर्क टू समवन, आप पावर के साथ किसी को काम दे रहे हो बट मेक श्योर कि वर्क इज डन प्रॉपरली, लेकिन आपको ये ध्यान देना है और इस बात पे जो है देखना है कि काम प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ। कुछ रूल्स भी आपको फॉलो करने हैं। अथॉरिटी शुड मैच रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैच करनी चाहिए। यदि आपने एक आदमी को काम दिया है तो आप उसको पावर भी दोगे, तब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलेंगे। यदि एक मॉनिटर को कहा जाता है कि वो क्लास को कंट्रोल करे तो उनके पास राइट भी होना चाहिए कि वो बच्चों को ये डराएं और डांटें कि वो चुप रहें। सेकंड, अथॉरिटी कैन बी टेकन अबैक और गिवन टू समवन एल्स। बच्चों, यदि मैनेजर जो है किसी को कोई टास्क देता है और उसे लगता है कि वो काम सही नहीं कर रहा तो वो उससे उसकी पावर को ले सकता है और वो पावर किसी दूसरे को दे सकता है यदि ज़रूरत पड़े। एक वर्कर जो है अपना जॉब ठीक नहीं कर रहा है तो बॉस ने क्या किया, वो काम, वो पावर दूसरे वर्कर को दे दिया। अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज स्टे विद द मैनेजर, अकाउंटेबिलिटी हमेशा मैनेजर की रहती है, मैनेजर को देना है। इवन इफ, बेशक एक मैनेजर जो है किसी और दूसरे को काम देता है बट मैनेजर अभी भी पूरे फाइनल रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि एक टीचर जो है स्टूडेंट को काम देता है, स्टूडेंट मिस्टेक करता है तो टीचर की आंसरेबल, टीचर की जवाबदेही होती है कि वो प्रिंसिपल को बताए। क्वेश्चन नंबर 19, बताइए जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसकी इम्पोर्टेंसी क्या है। डेलीगेशन का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना
और पावर देना दूसरों को किसी भी काम को करने का। ये बड़ा हेल्पफुल है मैनेजर के लिए भी और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी। यहाँ पे देखते हैं डेलीगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, डेलीगेशन जो है मैनेजर को टाइम देता है कि वो अपने इम्पोर्टेंट टास्क में फोकस करे, क्योंकि उसने अपना काम दूसरों को दे दिया है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और इनोवेशन, नया नया डेवलप कोई चीज़ करने में हेल्प करता है, क्योंकि डेलीगेशन की हेल्प से मैनेजर अपना जो टास्क है वो शेयर करता है, उसके पास समय बचता है, वो दूसरी चीज़ों पे भी फोकस कर सकता है। अब मैनेजर फ्री होते हैं कोई भी रूटीन वर्क और जो है और एफिशिएंटली काम करने में। सेकंड है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। बच्चों, डेलीगेशन से जो एम्प्लॉय होता है जब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, तो बहुत सारे नए नए स्किल्स सीखते हैं, काम करने के तरीके। इससे जो है बेटर लीडर और डिसीजन लेने में, बढ़िया डिसीजन लेने वाले में बनाने में हेल्प मिलती है। ये जो है उन्हें फ्यूचर मैनेजमेंट के रोल्स के लिए भी तैयार करता है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, बच्चों डेलीगेशन जो है एम्प्लॉयज़ को बहुत फील कराता है ट्रस्टेड, क्योंकि मालिक ने उसको, मैनेजर ने काम दिया है, उसकी वो अपने आप को इम्पोर्टेंसी को समझता है और फिर वो अपने काम को डेडिकेटेड होके करता है। ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, उनकी मॉरलिटी को बढ़ाता है। जब वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं तो वो अपने काम को और जिम्मेदारी से करते हैं। फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। बच्चों, ये जो डेलीगेशन है इसकी मदद से जो मैनेजर जब काम को डेलीगेट करता है एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, तो उससे स्पेशलाइजेशन आता है, डिवीजन ऑफ वर्क का, और ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में और वर्क को बहुत एफिशिएंटली करने में। बेटर कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन क्लियरली डिफाइन करता है कि कौन क्या काम करेगा और इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, कोई काम रिपीट नहीं होता और काम का बर्डन भी नहीं होता। हर कोई जानता है उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, विच इम्प्रूव्स, जिसकी वजह से टीम वर्क बहुत इम्प्रूव होता है। 6 बेसिक ऑफ मैनेजमेंट हियरकी। डेलीगेशन क्रिएट करता है क्लियर चेन ऑफ कमांड, कौन किसको कमांड देगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा, इसके बारे में बेटर तरीके से बताता है। ये हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डअप करने में, जहाँ हर लेवल पे जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन दीजिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो है सारा डिसीजन मेकिंग पावर जो है टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास है, जो टॉप में बॉस हैं वही डिसीजन ले सकते हैं। लोअर लेवल मैनेजर जो है एम्प्लॉयज़ कैन नॉट टेक डिसीजन, अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते। हर चीज़ कंट्रोल की जाती है टॉप से। एग्जांपल, एक छोटे से बिजनेस में केवल ओनर ही डिसाइड करेगा हर चीज़, क्या करना है क्या नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे हम लोग। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है शेयर की जाती है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ भी। जब डिसीजन लेने का पावर दोनों के पास भी होता है, टॉप मैनेजमेंट लोअर को भी जो है अथॉरिटी देता है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ डिफरेंट लेवल पे उनके पास पावर है कि वो डिसीजन लें अपने खुद के एरिया में। एग्जांपल, एक बड़ी कंपनी में ब्रांच मैनेजर अपने खुद के डिसीजन लेता है। अब है डिफरेंस, बताइए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। बेस सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द टॉप लेवल ओनली। सेंट्रलाइजेशन में जो सारी पावर होती है डिसीजन लेने की टॉप के पास होती है, इसमें पावर शेयर की जाती है, लोअर के पास भी पावर होती है डिसीजन लेने की। डिसीजन मेकिंग ओनली टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है, बट इसमें लोअर लेवल भी डिसीजन ले सकता है अपने एरिया में। और स्पीड, सेंट्रलाइजेशन में स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है क्योंकि हर चीज़ को, हर बंदे को टॉप का अप्रूवल वेट करना पड़ता है। सारे डिसीजन टॉप लेगा तो वहाँ से आने में डिसीजन को टाइम लगता है। जब सबके पास, लोअर के पास भी अथॉरिटी होती है तो डिसीजन बड़ी जल्दी होता है काम और हर लेवल पे डिसीजन लिया जाता है। सूटेबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन बढ़िया काम करता है छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरत होती है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियों में। उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंसी ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंसी क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि डिसीजन लेने की जो पावर है वो नीचे लेवल के मैनेजमेंट के पास भी है, तो ये बड़ा हेल्पफुल है एफिशिएंसी, काम को बढ़िया करने में, एम्प्लॉय डेवलपमेंट करने में और बिजनेस को आगे बढ़ाने में। कुछ मेन फीचर्स हैं। डेवलप इनिशिएटिव एमंग सबऑर्डिनेट्स, जो भी नीचे लेवल के मैनेजमेंट हैं, जब अथॉरिटी उनको दी जाती है मिडिल और लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को, तो इससे एक ट्रस्ट पैदा होता है, टॉप मैनेजमेंट से उनका एक ट्रस्ट जो है पैदा होता है।
कि भाई टॉप लेवल के मैनेजमेंट ने लोअर पे विश्वास किया है। इससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, इंडिपेंडेंसी। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में फ्यूचर का कौन लीडर होगा और डिसीजन मेकर, कल को जो है किसको मैनेजर बनाया जाएगा, किसका प्रमोशन किया जाएगा, इसमें भी ये सब चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं। डेवलपमेंट मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो सबॉर्डिनेट को एक चांस मिलता है डिसीजन लेने का और वो अपने स्किल्स को प्रूव करते हैं। इससे एक टैलेंटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रिएट होते हैं और प्रमोशंस उनको ईजिली मिलता है। ये हेल्प करता है ट्रेनिंग और डेवलपिंग मैनेजर्स को क्विक डिसीजन मेकिंग, सिंस डिसीजन आर मेड एट डिफरेंट लेवल। इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं अलग अलग जो है लेवल पे लिए जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी जल्दी इसमें डिसीजन होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेबल होता है। एम्प्लॉय जो है उनको ज़रूरत नहीं है कि वो टॉप लेवल के अप्रूवल का वेट करें, इससे समय बचता है। चौथा पॉइंट, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। लोअर लेवल के जो मैनेजर हैं उनको फ्रीडम दिया जाता है कि वो डिसाइड करें कि व्हाट इज़ द बेस्ट, उनके डिपार्टमेंट में क्या बेस्ट है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है, कंपनी का साइज़ बड़ा होता है और कंपनी को जो इनकम है उसमें भी ग्रोथ होता है। बेटर कंट्रोल, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने डिसीजन को देखें, इससे अकाउंटेबिलिटी होती है और जो टूल्स हैं उनको बेटर तरीके से यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि अब जो है बार बार टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है तो उनके पास वर्कलोड बढ़ जाता है। अब उन्होंने लोअर लेवल को भी हैंडल करने के लिए दे दिया है कि वो अपने तरीके से डिसीजन लें, तो इससे भी प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में बहुत हेल्प मिलता है। ये रिड्यूस करता है, सीनियर के एग्जीक्यूटिव के काम को कम करता है।